वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट्स का 12th डे 12वां दिन और 11वां अध्याय का 11th चैप्टर का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ रह गया था अपना। लगभग एक दो फार्मूले, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर चलो वो भी करा देते हैं। हमने कल आपको कराया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो तक, स्कंद आवर्त अनुपात तक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत अपॉन एवरेज स्टॉक। शायद आपको ध्यान होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। इसी स्टॉक टर्नओवर रेशियो से शुरू कर रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और सेकेंड है हमारा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो आपका हो जाएगा क्या चीज, एवरेज स्टॉक। ठीक है, ठीक। ये तो था आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके बाद आता है एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात। सिक्स पॉइंट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हिंदी में बोलते हैं इसको देनदार आवर्त अनुपात। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है, शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार। किसी भी चीज का एवरेज निकालना, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिए तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से तोड़ेंगे। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके साथ ही एक आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रह अवधि। एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रह अवधि, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है एवरेज डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। एवरेज डेटर अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 360। बिल्स रिसीवेबल और डेटर एक ही चीज होती है, प्राप्य विपत्र और देनदार दोनों एक ही चीज होती है। अगर क्वेश्चन में BR भी दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, तो वो भी प्लस हो जाएगा डेटर्स में। ठीक। 8वां होता है क्रेडिटर्स
टर्नओवर रेशियो, लेनदार आवर्त अनुपात। डेटर्स का जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स होता है। नेट क्रेडिट सेल की जगह आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज डेटर्स की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, और लास्ट एक और लिख लो, एवरेज पेमेंट पीरियड, औसत भुगतान अवधि। ये बेटा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का जस्ट अपोजिट हो जाता है। एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेस इंटू 365। जो भी आंसर आएगा वो डेज में आएगा। 365 क्यों मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर आप इंटू 365 करते हो तो आंसर डेज में आएगा, अगर आप इंटू 12 करते हो तो आंसर मंथ में आएगा। ठीक, ओके। तो इस प्रकार से ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का विश्लेषण चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा, और यहाँ से ही हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण पत्र। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण पत्र लिख देते हैं। रोकड़ बहाव विवरण पत्र, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण पत्र, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर, क्वेश्चन, प्रश्न लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? पहला प्रश्न, रोकड़ बहाव किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो? रोकड़ बहाव किसे कहते हैं? लिखिए आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण पत्र रोकड़ की प्राप्ति तथा भुगतान का सारांश है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। रोकड़ बहाव विवरण पत्र
रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतान का सारांश है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इट शोन, यह एक निश्चित समय में रोकड़ के स्रोत तथा रोकड़ के उपयोग को दर्शाता है। रोकड़ के स्रोत तथा रोकड़ के उपयोग को दर्शाता है। इट शोन द सोर्सेज ऑफ कैश and uses of cash. Sources of cash and uses of cash in a certain time period. It's also tallied the, यह प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का मिलान भी करता है। इट्स आल्सो टैली द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। यह प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का भी मिलान करता है। इट्स आल्सो टैली द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रोकड़ बहाव में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज How many types of activities in cash flow? रोकड़ बहाव में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? How many types of activities in cash flow? रोकड़ बहाव में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? लिखा आंसर, लिखे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। रोकड़ बहाव में क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ऐसे बना सकते हो, कैश फ्लो, एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग क्रियाएं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रिया। 3 एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी मैंने आपके सामने लिखी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग क्रियाएं
और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वित्तीय क्रिया। ठीक है, लिखो आप पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज संचालन क्रियाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज संचालन क्रियाएं। लिखो ऐसी क्रियाएं, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऐसी क्रियाएं जो व्यवसाय के संचालन से संबंधित होती हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसी क्रियाएं जो व्यापार के संचालन से संबंधित होती हैं संचालन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, माल की बिक्री, परचेज ऑफ गुड्स, माल का क्रय, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से प्राप्त, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। लिखते जाइए। अच्छा, एक शिकायत है बेटा, कुछ लोग खाली लेक्चर तो देख रहे हैं किंतु वो नोट्स नहीं बना रहे हैं। उनका कहना हमारे पास बने हुए नोट्स। वो ठीक है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वैसे तो अपने को अपने आप से लिखना चाहिए, जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। तो आपके पास लिखे हुए तो भी आप एक नई कॉपी लो या दूसरी कॉपी लो, उसमें फिर नोट्स बनाओ। बार बार लिखने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? संचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऐसी क्रियाएं जो व्यापार के संचालन से संबंधित होती है इस कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, माल का विक्रय, परचेज ऑफ गुड्स, माल का क्रय, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से रोकड़ प्राप्त, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, देनदारों को भुगतान, कमीशन रिसीव, रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त, रॉयल्टी प्राप्त। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का भुगतान, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट। बस आप तो शॉर्टकट में लिख दो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा, संचालन व्ययों का भुगतान, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। संचालन व्यय का भुगतान। ठीक है, लिख लिया। ये हमारी क्या थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी, संचालन क्रियाएं थी। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, विनियोग क्रियाएं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, विनियोग क्रियाएं। लिखो, मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी, अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन। मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन विनियोग कहलाता है। मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन विनियोग कहलाता है। मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिखो,
दोज एक्टिविटीज ऐसी क्रियाएं विनियोग क्रिया है ना, विच आर रिलेटेड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, ऐसी क्रियाएं जो स्थायी संपत्तियों के क्रय व विक्रय से संबंधित होती हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, वे क्रियाएं जो स्थायी संपत्तियों के क्रय व विक्रय से संबंधित होती है। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उन्हें हम विनियोग क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्तियों का क्रय। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्तियों का क्रय। सेकेंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियों का विक्रय। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्तियों का क्रय, स्थायी संपत्तियों का विक्रय। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज। डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त। डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त। ठीक है, ये हो गई आपकी विनियोग क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वित्तीय क्रिया है। लिखिए, दोज एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं विच आर रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म फंड्स, ऐसी क्रियाएं जो दीर्घकालीन कोष से संबंधित होती हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म फंड्स एंड कैपिटल, ऐसी क्रियाएं जो दीर्घकालीन कोष से या पूंजी से संबंधित होती हैं। अर्थात इट मीन्स दोज एक्टिविटीज, वे क्रियाएं जो व्यवसाय में धन की व्यवस्था से संबंधित होती हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद अरेंजमेंट ऑफ मनी इन द बिजनेस, वे क्रियाएं जो व्यवसाय में धन की व्यवस्था से संबंधित होती हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद ऑपरेशन विच आर रिलेटेड विद अरेंजमेंट ऑफ मनी इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, वे क्रियाएं जो व्यवसाय में धन की व्यवस्था से संबंधित होती है या आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था से संबंधित होती हैं, वित्तीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, 6 पॉइंट लिखाए थे आपको, लिख लो वापस। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन। लिख दूं क्या? लिख दो। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल,
फाइनेंसिंग वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या क्या आता है? नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस अंश पूंजी का निर्गमन, लिख सकते हैं ना, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सेकेंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। इंक्रीज इन लोन्स, ऋणों में वृद्धि, ऋणों में वृद्धि। चौथा, पेमेंट ऑफ लोन्स, ऋणों का भुगतान माइनस। पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का भुगतान। पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, लाभांश का भुगतान। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड पेड, लाभांश का भुगतान। तो ये क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो, एक्सप्लेन। रोकड़ बहाव में क्रियाएं कितने प्रकार की होती है समझाइए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लिखिए, रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? लिख देता हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैश रोकड़ समतुल्य? व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? रोकड़ समतुल्य किसे कहते हैं? लिख लो। The main object of cash equivalent is to fulfillment of the requirement of short term cash. रोकड़ समतुल्य का मुख्य उद्देश्य अल्पकालीन रोकड़ की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। The main object of cash equivalent is to fulfill the short-term cash requirement. अल्पकालीन रोकड़ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। All those investments
ऐसे विनियोग all those investments, ऐसे विनियोग which can be immediately, ऐसे विनियोग जो तुरंत या अति अल्प अवधि, all those investments which can be immediately or in very short term period converted into कैश, ऐसे विनियोग जो तुरंत या अति अल्पकाल में नकदी में परिवर्तित किए जा सकते हैं, रोकड़ में परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्या कहलाएंगे? रोकड़ समतुल्य कहलाएंगे। द टाइम पीरियड इज लेस देन 3 मंथ, समयावधि 3 माह से कम हो। मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे विनियोग जो 3 महीने के भीतर, दोज इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली और विद इन 3 मंथ्स, ऐसे विनियोग जो तुरंत या 3 माह के भीतर रोकड़ में परिवर्तित कर लिए जाते हैं, उसे रोकड़ समतुल्य कहते हैं। इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें एक स्पेशल चीज़ है, बिना जोखिम के, विदाउट एनी रिस्क, दोज इन्वेस्टमेंट विच कैन बी इमीडिएटली और विद इन 3 months कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट रिस्क इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। बेटा ऐसे विनियोग जो तुरंत या 3 माह की अवधि के भीतर बिना जोखिम के रोकड़ में परिवर्तित कर लिए जाते हैं, तो उसे रोकड़ समतुल्य कहते हैं। इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, पूछ ले कभी तो मैंने लिखवा दिया आपको। अब इसके बाद आते हैं हम, देखिए अपने को खाली थ्योरी देखना है इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके क्या इफेक्ट, मतलब एक्टिविटीज लिखा दिया आपको। एक डिफरेंस वाला आपको, क्योंकि फंड फ्लो है नहीं आपके कोर्स में, इसलिए डिफरेंस आने का मतलब नहीं है उसका, और ज़्यादा आपको करने से भी मतलब नहीं है। एक बेटा क्वेश्चन तो आता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। लिख लो, राइट ए प्रोफार्मा, राइट ए प्रोफार्मा ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ बहाव विवरण पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। राइट ए फॉर्मेट या प्रोफार्मा ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। मैं बना देता हूँ, आप उतार लीजिए, पर इसको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। रोकड़ बहाव विवरण पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, ये करा हमने। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नेट अमाउंट, शॉर्टकट कर रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उतार लीजिए। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक P&L
ऑब्लिक रिजर्व ऑब्लिक कैपिटल, 4 चीज। इसमें हम करते हैं ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस, गैर रोकड़ गैर संचालन व्यवहार। इसमें सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन, सेकेंड गुडविल रिटर्न ऑफ, तीसरा आता है पेटेंट रिटर्न ऑफ, चौथा आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दो। पांचवा डिविडेंड, इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, यदि शुद्ध लाभ नहीं दिया है तो। छठा लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट लिखते जाइए। देखिए डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये इन सब चीज़ों को इसमें लिख के प्लस किया। इसमें करते लेस, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो जो आता है वो कहलाता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। जो आता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से लाभ या हानि। इसमें करते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स, करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश। इसमें करते हैं हम, क्या लिखा हमने? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश। इसका एडजस्टमेंट करेंगे, पेज भर के अगले पेज पे ले लेते हैं। यहाँ वापस से लिख के बता दो। करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश।
इसमें हम क्या लिखते हैं, नंबर 1 इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बढ़ेगी तो पैसा जाएगा माइनस। सेकेंड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी, अच्छा करंट एसेट्स ही लिखो ना पहले, करंट एसेट्स कम हो गई। एसेट्स कम हो गए मतलब आपने बेच दी, पैसा आया प्लस। तीसरा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बढ़ी मतलब पैसा आया प्लस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। ये चारों चीजें करने के बाद यहाँ लिख के इसको प्लस माइनस जो होगा वो लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे। ये आपका पहला पॉइंट आएगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है पहला, और यहीं से शुरू होता बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विनियोग क्रियाओं से रोकड़ भाव। इसमें दो चीजें आती है मेनली, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स खरीदेंगे पैसा जाएगा माइनस। सेकंड आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, यहां लिख देंगे। ओके सर, तीसरा पॉइंट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरा पॉइंट आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, यहाँ जगह नहीं है, अगले पेज पे ले लेते हैं। उतार लिया आप लोगों ने? लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ये लीजिए, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ भाव। इसमें 6 चीजें आती हैं। नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल होगा तो प्लस होगा। सेकंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन प्लस। तीसरा, इंक्रीज इन लोन्स, ऋणों में वृद्धि प्लस।
चौथा पेमेंट ऑफ लोन्स, ऋणों का भुगतान। पांचवा पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का भुगतान। और छठा डिविडेंड पेड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड पेड, ठीक है। ये 6 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसको इसमें से क्या करते, ये 3 चीज आएगी, तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाता है आपका आंसर नेट कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो। नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है। नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, उसमें हम करते हैं प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यह भी आपने देखा होगा, मैंने आपको सामने पूरा प्रोफार्मा बना दिया। यह आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफार्मा है, रोकड़ बहाव विवरण पत्र। याद तो करना पड़ेगा, रास्ता ही नहीं कोई। 5 नंबर में आता है बेटा, 5 मार्क में। राइट ए प्रोफार्मा ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा है। ऐसा कर सब कम से कम 5-5 बार लिखकर इसे याद करना, ठीक। अब देखिए एक बार मैं रिपीट कर दूं सारी चीज़ें, क्योंकि ये चैप्टर यहीं हमारा ख़त्म हो रहा है। एक बार रोकड़ बहाव विवरण पत्र किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट हु शो द कैश इनकमिंग एंड कैश आउटगोइंग इन द बिजनेस। एक ऐसा विवरण पत्र जो एक निश्चित समयावधि में, इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, है ना, व्यवसाय में प्राप्त रोकड़ और रोकड़ भुगतान को दर्शाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ द फर्म। बेटा रोकड़ बहाव विवरण पत्र क्या है? एक प्रकार का किसी भी व्यवसाय में एक निश्चित समय में रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतान का सारांश है ना, ठीक। कैश फ्लो। अब इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो? रोकड़ बहाव में क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ बहाव में क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला हमने क्या बताया आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, संचालन क्रियाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी संचालन क्रियाएं किसको बोलते हैं? हाँ जी, संचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। वे क्रियाएं जो किसी व्यवसाय को संचालित करने से संबंधित होती हैं, क्या कहलाती है? इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, डिविडेंड, है ना, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वही पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, कार्टेज, कैरेज फेड, उसको हमने शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, संचालन व्ययों का भुगतान। तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग क्रिया। विनियोग क्रिया किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद
इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। ऐसी क्रियाएं जो स्थायी संपत्तियों के क्रय तथा विक्रय से संबंधित होती हैं वो क्या कहलाती है? विनियोग क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट स्थायी संपत्तियों का क्रय माइनस सेल ऑफ फिक्स एसेट स्थायी संपत्तियों का विक्रय प्लस। ठीक है। तीसरी मैंने बताई आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाएं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाएं किसको बोलते हैं? दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, अरेंजमेंट ऑफ मनी इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बेटा वित्तीय क्रिया में क्या आएगा? वे क्रियाएं जो व्यवसाय में धन की व्यवस्था या पूंजी की व्यवस्था से संबंधित होती है, आवश्यकता अनुसार पूंजी की व्यवस्था से संबंधित होती है, क्या कहलाती है? वित्तीय क्रिया कहलाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे 6 चीज़ें मैंने इसमें लिखाई है आपको। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन प्लस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस पेमेंट ऑफ इंक्रीज इन लोन्स, ऋणों में वृद्धि प्लस पेमेंट ऑफ लोन्स माइनस पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स माइनस और डिविडेंड पेड माइनस। ठीक है, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, 3 क्रियाएं। ठीक, प्रोफार्मा। उसके बाद मैंने आपको बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य किसको बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना बेटा, कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, रोकड़ समतुल्य किसको बोलते हैं? बेटा रोकड़ समतुल्य से आशय ऐसे विनियोगों से होता है जो अति अल्पकाल में, तुरंत या 3 माह के भीतर बिना किसी जोखिम के नकदी में या रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, रोकड़ समतुल्य कहलाता है। क्या बोला? वापस से देखना। कैश इक्विवेलेंट, दोज वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब दोज इन्वेस्टमेंट which can be immediately or within 3 months converted into cash without any risk is called cash equivalent। बेटा ऐसे विनियोग जिन्हें तुरंत या 3 माह के भीतर बिना किसी जोखिम के रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, रोकड़ समतुल्य कहलाता है। दोज इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इमीडिएटली और विद इन 3 months इन कैश विदाउट एनी रिस्क इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट, उसको रोकड़ समतुल्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर हमने इस चैप्टर की समाप्ति की। ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। अब इसके बाद आपका एक अंतिम चैप्टर बचता है इसमें, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था। ठीक है, NPO बचता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं। किसको बोलते हैं बेटा NPO? थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु समाज की सेवा करना, देश का विकास करना, धर्म का प्रचार करना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। बेटा NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, those organizations या those institutions who are not established for earning money, which are not established for earning profit, but established for social welfare, country development, religious development is called non-profit organization, है ना। ये हम कल करेंगे, तो कल संभव हुआ तो पूरा चैप्टर आपका कल ही निपटा देंगे, तो हमारा कल अकाउंट्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से अपना बिजनेस स्टडी चलेगा, BS। बिजनेस स्टडी में भी आपको बाकायदा नोट्स बनवाएंगे, और निवेदन है आप लोगों से, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, पर जो हम यहाँ पर लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, वो उसका किसी बुक से लेना देना नहीं होता है,
इजी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। एक बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए कृपया नोट्स अवश्य बनाएं। अब 2 दिन बाद हम बिजनेस शुरू करेंगे 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में, तो डेफिनेटली एक नई कॉपी बनाकर उसमें फर्स्ट टू लास्ट लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि जब तक बिजनेस खत्म होगा 80 पेज की कॉपी नहीं भरेगी और पूरा एक तरह से वो क्या बन जाएगी आपकी बिजनेस चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा होती है ना समरी, वैसे ही बिजनेस चालीसा बना देंगे। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल लेंगे। कल एनपीओ से शुरू करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।